नमस्कार छात्रों, आज की वीडियो में फसल उत्पादन का जो पाठ हमारा चल रहा था, अध्याय 1 जल निकास 4 नंबर का जो सिलेबस है वो पाठ आज ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि उसके 2 महत्वपूर्ण टॉपिक और बचे हुए हैं। शेष आपको 4-5 वीडियो पहले अपलोड कर चुके थे हम लोग, उसके बाद आज आखिरी वीडियो है इसकी। तो आज जल निकास वाला जो चैप्टर है हमारा वो पूर्ण हो जाएगा, तो आप कंप्लीट याद रखें, तैयार करते चलें। ठीक, देखिए ज़रा, आज 2 टॉपिक रह गए हैं हमारे, वो उन पर चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंचाई और जल निकास में अंतर की। किसकी बेटा? सिंचाई और जल निकास में अंतर की। देखिए ज़रा, यहाँ पर वर्ड लिख दिया है मैंने सिंचाई और एक लिख दिया है जल निकास। पिछली वीडियो में भी इन पर चर्चा हो चुकी थी अपनी। देखें, सिंचाई और जल निकास। सिंचाई क्या है, जल निकास किसे कहते हैं? जल निकास का तो पार्ट ही है भाई, शुरू से लेके आखिरी तक आपने ये सी शब्द को कई बार, हजारों बार पढ़ा हुआ है, देखा है, सीखा है। सिंचाई देखें, अपने खेतों में खड़ी हुई फसलों में, अपने खेतों में खड़ी हुई फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। अपने खेतों में खड़ी हुई फसलों में आवश्यकता अनुसार पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई करने का कार्य 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 प्राकृतिक सिंचाई, नंबर 2 कृत्रिम सिंचाई। इस पर भी वीडियो में चर्चा हो चुकी थी पहले। प्राकृतिक सिंचाई, भाई पानी देने का वह तरीका या ऐसी सिंचाई, पानी देने का वह तरीका या ऐसी सिंचाई जिसमें किसान का कोई खर्चा या रुपए पैसा आदि खर्च नहीं हो पाता है। प्रकृति के द्वारा वर्षा काल में पानी बरसने का जो कार्य होता है उससे प्राकृतिक तरीके से अपने आप स्वतः ही फसलों में सिंचाई हो जाती है। इस तरीके को प्राकृतिक सिंचाई कहा जाता है। दूसरा था कृत्रिम सिंचाई। कृत्रिम मानव के द्वारा, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा एक ऐसा तरीका जिसमें मानव के द्वारा सिंचाई के साधनों को तैयार करवाया जाता है, लगवाया जाता है। जैसे कुआं खुदवाना, ट्यूबवेल लगवाना, हैंडपंप लगवाना, पानी के अनेक स्रोत के साधन लगाए जाते हैं। तो मानव के द्वारा कृत्रिम साधनों से, कृत्रिम तरीकों से अपने खेतों में फसलों की आवश्यकता को देखकर पानी देने की क्रिया को कृत्रिम सिंचाई कहा जाता है। तो ध्यान देंगे आप लोग, सिंचाई बेटा 2 प्रकार से होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक वर्षा के द्वारा ऑटोमेटिक होने वाली सिंचाई को प्राकृतिक सिंचाई कहा जाता है। कृत्रिम मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करके पानी देने की क्रिया को कृत्रिम सिंचाई कहा जाता है। ठीक, सिंचाई समझ में आ गया सभी को? कंप्लीट हो गया सिंचाई। सिंचाई अपने खेतों में खड़ी फसलों में, अपने खेतों में खड़ी हुई फसलों में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई के तरीके कितने हैं? 2, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम। भाई वर्षा काल में वर्षा की बूंदों से होने वाली सिंचाई को प्राकृतिक सिंचाई कहा जाता है, जबकि कृत्रिम मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के साधन जैसे कुआं है, ट्यूबवेल है, हैंडपंप है, कई प्रकार के नल जल स्रोत हैं, उनसे पानी देने की क्रिया को कृत्रिम सिंचाई कहा जाता है। अब बात आती है जल निकास। ये तो आप क्लियर हो ही चुका है, शुरू से लेकर आखिरी तक इसी के ऊपर टॉपिक चला है, पूरा पाठ का नाम भी वही है, जल निकास। देखिए जल निकास, भाई खेतों में भरे हुए अतिरिक्त जल को, खेतों में भरे हुए अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। जल निकास करवाने के लिए कितनी विधियां बताई थी? मुख्य 2। कौन कौन सी? पृष्ठीय और भूमिगत। कौन कौन सी विधियां बताई थी भाई? 2 बताई थी। एक बताई थी पृष्ठीय जल निकास विधि और एक बताई थी भूमिगत जल निकास विधि। भूमिगत जल निकास विधि। पृष्ठीय धरती के ऊपर से, भूमिगत धरती के भीतर से, इतना सा अंतर है। पृष्ठीय यानी धरती के ऊपरी सतह से, भूमिगत यानी धरती की निचली सतह से, अंदरूनी भाग से। पृष्ठीय धरती के ऊपर वाले पृष्ठ से, ऊपर वाली सतह से सामान्यतः जल की अतिरिक्त मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाने, निकालने की क्रिया को या पहुंचाने की क्रिया को पृष्ठीय जल निकास कहा जाता है। जबकि भूमिगत जल निकास क्या है भाई? जमीन की भीतरी सतह से,
मृदा की या जमीन की भीतरी सतह से अतिरिक्त जल को भीतर से बाहर निकालने की क्रिया को भूमिगत जल निकास विधि कहा जाता है। तो आइए आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी है हमें, सिंचाई और जल निकास, इन दोनों में अंतर क्या सीखना है। सिंचाई और जल निकास दोनों में क्या सीखना है, अंतर। चलिए देखते हैं। सिंचाई और जल निकास में अंतर। एक तरफ मैंने लिख दिया है सिंचाई, और एक तरफ डाल दिया है जल निकास। सिंचाई और जल निकास, देखिए जरा। अब पहला पॉइंट तो दोनों तरफ आपका वही चलेगा भाई, कौन सा चलेगा, परिभाषा जैसा, या परिभाषा वाला जो आपको समझाए। सिंचाई की परिभाषा में पहला बिंदु सिंचाई का बन जाएगा, और जल निकास की परिभाषा का पहला पॉइंट आप इधर बना सकते हैं। जैसे कि सिंचाई, खेतों में फसलों के हिसाब से फसलों की आवश्यकता के अनुसार जल देने की क्रिया या पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। जल निकास में क्या होता है, खेतों में भरे हुए अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। देखिएगा, खेतों में पानी देने की विधि को सिंचाई कहते हैं। पहला है खेतों में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, कहा जाता है। सामने देखें, खेतों में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है, जबकि जल निकास, खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को सामने देखिए, खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास कहा जाता है। तो पहला बिंदु हमारा बना दोनों साइड में परिभाषा का। देखें, सिंचाई, खेतों में पानी देने की क्रिया का नाम सिंचाई, जबकि खेत में भरे हुए अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या नाम दिया, जल निकास। बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरा स्टेप देखते हैं पॉइंट के रूप में। दूसरा पॉइंट है आपका, सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचाने वाली नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। भाई सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचाने वाली नालियों को ऊंचा बनाया जाता है, सामने देखना जरा। जिस खेत में हमें पानी छोड़ना है या देना है, उसके लिए जो नाली बनाई है, उस नाली को खेत के हिसाब से थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। जबकि जल निकास विधि में व्यर्थ पानी बहाने वाली नालियां भूमि धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। इसमें नालियां भूमि के धरातल से, भूमि के कहाँ से भाई, धरातल से, भूमि के धरातल से नीचे बनाई जाती है, सामने देखें, इसमें नालियां भूमि के धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। पुनः देखें दूसरा पॉइंट, भाई इसमें लिखा हुआ है सिंचाई का पानी, किसका पानी, सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचाने वाली नालियों को भाई भूमि के धरातल से कहाँ पर, ऊंचा बनाया जाता है, जबकि इसमें नालियां भूमि के धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है। भाई इन नालियों की आवश्यकता वर्ष भर पाई जाती है या वर्ष भर होती रहती है। सिंचाई वाली नालियाँ, सिंचाई साल भर चलता ही रहता है भाई कार्य। तो लिखा है इन नालियों की आवश्यकता साल भर पाई जाती है, सामान्यतः वर्ष भर होती रहती है या पाई जाती है,
जबकि इन नालियों की आवश्यकता मुख्यतः वर्षा ऋतु में होती है। भाई किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु। इन नालियों की आवश्यकता हमेशा वर्षा ऋतु में होती है। वर्षा ऋतु में। सामने देखिए, इन नालियों की आवश्यकता कब होगी? वर्षा ऋतु में। क्यों होगी वर्षा ऋतु में? क्योंकि वर्षा काल में पानी की मात्रा, पानी की धारा बहुत ज़्यादा ज़मीन पर आ जाती है। इतना पानी आ जाता है कि कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तो ऐसी दशा कंडीशन को रोकने के लिए कौन से काल में आवश्यकता है? वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में आवश्यकता मानी जाती है। नंबर 4 स्टेप है दोनों साइड का। सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी अन्य घरेलू उपयोग में भी आ सकता है। भाई इसमें उपयोग होने वाला पानी अन्य घरेलू कार्यों में भी उपयोग किया जा सकता है। भाई देखिए, इसमें उपयोग होने वाला पानी, जैसे पानी जितना मिट्टी में चल रहा है, उसको अवशोषित मिट्टी कर रही है, लेकिन और जो पानी बह रहा है, उस बहते हुए जल का अलग अलग दैनिक उपयोग के कामों में भी उपयोग किया जा सकता है। तो लिखा है इसमें उपयोग होने वाला जल या पानी अन्य घरेलू कार्यों को पूरा करने में लिया जा सकता है, जबकि जल निकास वाला पानी अन्य उपयोगों में लाने योग्य नहीं पाया जाता है। इस पानी को अन्य उपयोगों में नहीं लिया जा सकता, उपयोगों में नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। बेटा सामने देखिए सभी, इस पानी को अन्य उपयोगों में नहीं लिया जा सकता है। क्या कहा मैंने चौथे में? इसमें उपयोग होने वाला पानी, किसमें? सिंचाई में। सिंचाई के कार्य में उपयोग होने वाले पानी को अन्य घरेलू कार्यों में अपन ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जल निकास में इस पानी को अन्य उपयोग में लिया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ये कौन सा है? जल निकास। अतिरिक्त पानी को अपन बाहर निकाल रहे हैं, और अतिरिक्त पानी में कई प्रकार के अवशेषी पदार्थ घुल मिल जाते हैं। 5वां स्टेप देखें जरा। 5वां स्टेप है भाई, सिंचाई से भूमि में जल स्तर ऊपर उठता है और जल निकास से भूमि के जल स्तर में गिरावट आ जाती है। भाई सिंचाई से जल स्तर बढ़ता है। समझ देखिए, सिंचाई करने से जल का स्तर बढ़ जाता है, जबकि जल निकास करने से जल स्तर घटता है। अब दोनों में तुलना करनी है, दोनों की सेंटेंसों को याद रखना है आपको अंतर के रूप में। 5वां क्या सीखा आपने? सिंचाई करने से जल का स्तर क्या हुआ? बढ़ गया। इसे वाटर लेवल कहते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिट्टी सोखेगी, मिट्टी का वाटर लेवल यानी जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जल निकास, लगातार जल निकास करते ही जा रहे हो, तो भाई धरती का जो पानी है उसका वाटर लेवल क्या होगा? घट जाएगा। मिट्टी, मृदा, डीम, डेले सूख जाएंगे। देखें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई क्या है? खेतों में पानी देने की क्रिया का नाम सिंचाई। जल निकास क्या है भाई खेत में भरे हुए अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को जल निकास। देखें दोनों में कंपैरिजन करें, तुलना, अंतर। नंबर 1, खेत में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहा जाता है। खेत में पानी देने की क्रिया को क्या नाम है? सिंचाई कहा जाता है। नंबर 1, खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की क्रिया का नाम क्या है? जल निकास कहा जाता है। नंबर 2, सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचाने वाली नालियों को ऊंचा बनाया जाता है। सिंचाई का पानी खेतों में पहुंचाने वाली नालियों को क्या कर रहे हैं? ऊंचा बनाया जाता है, जबकि इसमें नालियां भूमि के धरातल से कहां पर? नीचे बनाई जाती हैं। इसमें नालियां भूमि के धरातल से नीचे बनाई जाती हैं। नंबर 3, इन नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती रहती है। इन नालियों की आवश्यकता साल भर, वर्ष भर होती रहती है। नंबर 3, इन नालियों की आवश्यकता हमेशा वर्षा ऋतु में ही होती है, जब पानी धरती पर ज़्यादा आ जाता है। नंबर 4 देखें, इसमें उपयोग होने वाला पानी अन्य घरेलू कामों में भी उपयोग किया जा सकता है।
नंबर 4 इधर है, इस पानी को अन्य घरेलू उपयोगों में नहीं लिया जा सकता है। नंबर 5 सिंचाई में, सिंचाई से धरती के या भूमि के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है, जबकि जल निकास करने या करवाने से भूमि के जल स्तर में गिरावट आ जाती है, जल स्तर लगातार घट जाता है। बेटा याद हो जाएगा कौन सा अंतर था, सिंचाई और जल निकास। एक बात आपको बता दें, आपके अध्याय 1 फसल उत्पादन का पाठ जो चल रहा है जल निकास, इसमें 2 अंतर हैं और दोनों अंतर ही इम्पोर्टेंट है। पहला आपको सिखाया था अभी इससे पहले वाली वीडियो में, पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दूसरे पर चर्चा अभी इस वीडियो में कर रहे हैं, सिंचाई और जल निकास में अंतर, ये भी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में है। तो दोनों अंतर ध्यानपूर्वक आप तैयार करें, दोनों अंतर ध्यानपूर्वक आप तैयार करें, अंतरों के पॉइंट डिस्टर्ब ना हो जाएं, अन्यथा आपके वार्षिक परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। समझ गए बेटा? ठीक, अब इस पार्ट का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको आप क्लियर करें थोड़ा सा, इसके बाद मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ। देखिए जरा, अत्यधिक जल से कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं फसलों में या मृदा में। देखें, अत्यधिक जल से, ये आखिरी टॉपिक है इसका, कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं। अत्यधिक जल से मृदा या फसलों में कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं। देखें, देखिए भाई, बात कर रहे हैं अपन अत्यधिक जल से, अत्यधिक जल से कौन कौन सी हानियां मृदा के लिए या फसलों के लिए हो जाती हैं। आप और हम सभी जानते हैं जल जैविक क्रियाओं को संचालित करने का अनिवार्य घटक माना जाता है। कई जगह आपने देखा हुआ है जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन निरर्थक माना जाता है, या जीवन की कल्पना बिना जल के संभव नहीं मानी जाती है। ठीक, तो लेकिन जल एक निश्चित अवस्था या निश्चित दशा तक फसलों की जैविक क्रियाओं को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन जब कभी जल की मात्रा भी ज़्यादा सर्वाधिक हो जाती है तब वह सामान्यतः पेड़ पौधे और फसलों के जीवन चक्र को प्रभावित करने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं अत्यधिक जल, अत्यधिक जल यानी जल की मात्रा इतनी हो जाए कि सर्वाधिक जल की मात्रा हो जाने पर सामान्यतः अत्यधिक जल से अपनी फसलों को या मृदा को कौन कौन सी हानियां हो जाती हैं। तो देखें जरा, जल कैसा है, अत्यधिक जल है, ज़्यादा मात्रा वाला पानी है, उससे फसलों को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो देखें, अत्यधिक जल से सबसे पहला है मृदा में वायु संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। भाई, मृदा में वायु संचार में बाधा, संचार में बाधा, मृदा में क्या है, वायु संचार में बाधा उत्पन्न होगी। अभी एक एक से क्लियर करेंगे फिर बाद में। सबसे पहले मृदा में वायु संचार में बाधा। दूसरा है पॉइंट, मृदा का तापमान गिरने लगता है, मृदा का ताप घट जाता है, घट जाता है। तीसरा, बुवाई करने में बाधा, परेशानी, बुवाई करने में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा, लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है, कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और पांचवा है भूमि दलदल हो जाती है, भूमि का दलदली हो जाना।
दलदली हो जाना। यह आखिरी टॉपिक है इस पार्ट का। देखिए ज़रा यहाँ पर चर्चा करते हैं पूरी तरह से। सम देखिए, अत्यधिक जल यानी पानी की मात्रा इतनी आ जाए, इतनी कितनी आ जाए भाई, जितनी आवश्यकता थी उतना तो पादप ले ही लेगा, पेड़ पौधे उतना अवशोषण कर लेंगे, लेकिन अत्यधिक का अर्थ होता है सर्वाधिक। सामान्यतः पानी इतना आ गया कि ना तो पेड़ पौधे को उसकी आवश्यकता रही, ना ही मृदा को उसकी आवश्यकता रही, तब अत्यधिक पानी क्या करेगा भाई, विभिन्न प्रकार की फसलों को भी नुकसान पहुंचाएगा और विभिन्न प्रकार की मृदा पर भी हानिकारक प्रभाव डालने का काम करेगा। तो लिखा हुआ है अत्यधिक जल से, कैसा जल, अधिक मात्रा, अत्यधिक जल से कौन कौन सी हानियां उत्पन्न हो जाती हैं, देखते हैं जरा। अत्यधिक जल से निम्नलिखित हानियां उत्पन्न होती हैं। नंबर 1, मृदा में वायु संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे, मृदा, ये डीम या डेले मिट्टी के जिनमें बारीक बारीक से रंध्र पाए जाते हैं, इन रंध्रों को रंध्र अवकाश कहा जाता है। कौन सा अवकाश, रंध्र अवकाश कहा जाता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, मृदा में वायु संचार में बाधा। इन रंध्र अवकाशों में सामान्यतः जब मृदा सूखी है तब तो वायु भरी रहती है, लेकिन अत्यधिक जल आ गया, जब जल ज़्यादा आ जाता है तो ये रंध्र अवकाश क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद हो जाने के कारण वायु संचार यानी हवा के आदान प्रदान आवागमन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मृदा का ताप घट जाता है। ताप कैसे घटेगा, आप और हम सभी जानते हैं, यदि कोई चीज़ ठंडी है और जब कोई चीज़ गर्म है तो आप ही बताइए किस चीज़ का ताप घटेगा, किस चीज़ का बढ़ेगा। यदि कोई चीज़ गर्म है तो उसका तापमान अधिक होगा, यदि कोई चीज़ ठंडी है तो उसका तापमान गिर जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। चूँकि पानी कैसा होता है, शीतल यानी ठंडा होता है। जब खेत में 24 घंटे जल की मात्रा भरी रहती है तो खेत की मृदा का टेम्परेचर यानी ताप घट जाता है। तो अत्यधिक जल भर जाने से खेतों की मिट्टी यानी मृदा का तापमान घट जाता है। तीसरा, बुवाई करने में बाधा परेशानी। भाई किसान बोनी के समय या बुवाई के समय जब खेतों में ज़्यादा पानी भर जाता है तो खेतों के पैर, पशुओं के पैर तथा विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र, हल आदि उस मृदा में काम करने योग्य नहीं रह पाते, क्योंकि इसमें कीचड़ भर जाने के कारण पूरा भाग दलदल जैसा हो जाता है, जिससे बुवाई या बोनी करने में बाधा, दिक्कत, परेशानी उत्पन्न हो जाती है। चौथा है लाभदायक जीवाणुओं के कार्य में बाधा। हम जानते हैं मृदा में अनेक प्रकार के लाभदायक जीवाणु जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, कई प्रकार के लाभदायक जीवाणु पनपते हैं। अधिक जल उत्पन्न हो जाने के कारण उन लाभदायक जीवाणुओं में निष्क्रियता आ जाती है, वो मरने लगते हैं, जिसके कारण लाभदायक जीवाणुओं के द्वारा कृषि कार्य करने में या फसलों के विकास करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पांचवा है भूमि का दलदली हो जाना। कैसा हो जाना, दलदली। जब खेतों की मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक समय तक भरी रह जाती है तब सामान्यतः खेत की मिट्टी दलदल बन जाती है। उस अवस्था में खेत की पूरी मिट्टी दलदल हो जाने के कारण कृषि कार्य को करने में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में दलदल का अर्थ सामान्यतः मात्र इस शब्द से लिया जा सकता है कि पानी की अधिक मात्रा हो जाने पर मिट्टी की पूरा का पूरा जो भाग है वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है और कार्य करने के लिए सामान्यतः कृषि कार्य करने के लिए कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ध्यान देना, तो भूमि का दलदली हो जाना, अधिक जल या अधिक नमी या अधिक पानी की मात्रा खेत में भर जाने पर पूरी की पूरी खेत की मिट्टी, पूरी मृदा कैसी हो जाती है, दलदली हो जाती है। और दलदल हो जाने से कृषि कार्य करने में, कैसे कार्य करने में, कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कृषि कार्य ठीक प्रकार से किसान के द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। सामने एक बार और देखें आप लोग सभी, अत्यधिक जल से कौन कौन सी हानियाँ, परेशानी उत्पन्न हो जाती हैं। आपका जवाब होगा भाई अत्यधिक जल से कृषि कार्य में निम्नलिखित बाधा या परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। नंबर 1, मृदा में वायु संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्या है, मिट्टी या मृदा का तापमान घट जाता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। तीसरा, किसान को बोनी या बुवाई करने में बाधा या परेशानी उत्पन्न हो जाती है। चौथा है लाभदायक जीवाणुओं के कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और पांचवा है
अधिक पानी या अत्यधिक जल की मात्रा खेत में भर जाने के कारण भूमि का पूरा भाग दलदली हो जाता है। ऐसा होने से कृषि कार्य को करने में बाधा होने लगती है। तो छात्रों, ये लास्ट टॉपिक था आपका जल निकास वाले पार्ट का। यहाँ तक आप तैयार करें, रेडी रखें, बिल्कुल याद करते रहें, डेली की वीडियो देखते रहें सभी के सभी। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी रखते हैं। यहाँ से आगे कल से अगले सब्जेक्ट के बारे में अध्याय 2 स्टार्ट होगा आप लोगों का सभी के लिए। ठीक है, तो तैयारी बनाए रखें आप लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।